नमस्कार शिक्षक साथियों। पिछले वीडियो में हमने पर्यावरण में पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में जाना हुआ है। पारिस्थितिकी पिरामिड क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, ये सब कुछ हमने उसमें चर्चा की हुई है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में नहीं, आप डायरेक्ट जाके वीडियो देख सकते हो। उसमें 2 वीडियो छोड़ के तीसरा वीडियो अपलोडेड है। कुछ दिन में प्लेलिस्ट बन जाएगी। आप बात करते हैं जैव विविधता, इसको इंग्लिश में कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। विविधता का मतलब होता है कि कई सारी चीजें, सीधी सी बात मानते हैं हम। अब जैव का मतलब होता है कि जिनमें जीवन हो, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, तो यानी कि इनकी अलग अलग जो अलग अलग प्रजातियां हैं, उनकी विविधता की बात की जा रही है। तो जैव विविधता, अब पेपर में कई बार आता है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 22 मई को। ये याद रखेंगे, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। एक और प्रश्न आता है कि इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने, तो ये किया है डब्ल्यू जी रोजेन ने। किसी प्रदेश, प्रदेश का मतलब ये नहीं है कि कोई प्रदेश की बात हो, प्रदेश मतलब किस क्षेत्र की बात। यह संपूर्ण पृथ्वी में पाई जाने वाली जीवों की प्रजातियों एवं पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता से है। ठीक है, उस क्षेत्र में कितनी तरह की प्रजातियां पाई जाती है, वही जैव विविधता है। तो जैव विविधता कुछ खास नहीं है, यही चीजें हैं कि उस क्षेत्र में या पर्टिकुलर उस एरिया में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। अब बात करते हैं कि जैव विविधता के नष्ट होने के क्या कारण हैं। तो जैव विविधता क्या हो रही है कि धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। ठीक है, क्यों नष्ट होती जा रही है, तो सबसे पहले प्राकृतिक आवास में कमी। नंबर 1 का रीजन है कि धीरे धीरे जंगल कट रहे हैं। ठीक है, और जहाँ जो जानवर रहता था उसको वैसी आवास या सुरक्षा नहीं मिलती है। पर्यावरणीय प्रदूषण हो रहा है, वनों का विकास हो रहा है, वनों का विनाश हो रहा है। झूम खेती, पेपर में आता है झूम खेती किस राज्य से संबंधित है, तो मेघालय मोस्ट इम्पोर्टेंट मेघालय है। इसके अलावा पूर्वी राज्यों में भी होता है। ठीक है, जो पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं, अगर वो भी दिखते हैं, अगर ये सारे एक साथ देखते हैं तो मेघालय है। और उनमें से कोई एक दिखेगा तो मेघालय। पूछेगा नहीं है, ये पूछेगा कौन सा है, तो आप समझ जाइएगा। तो जैव विविधता नष्ट होने के ये कारण है। अब पेपर में आता है कि जैव विविधता के हॉटस्पॉट या तप्त स्थल। तो जैव विविधता के तप्त स्थल की संकल्पना जो है सर्वप्रथम नॉर्मन मायर ने की है। ठीक है, 1988 में। मापदंड क्या है कि उस क्षेत्र में क्या है कि मापदंड से कोई मतलब नहीं है, कोई खास नहीं लिखा हुआ। सीधी सी बात है कि उस क्षेत्र में जो प्रजाति की दृष्टि से है वो अधिकतम कितनी जैव विविधता संकट में है, यानी कि उस क्षेत्र में क्या परेशानी है या किस वजह से जैव विविधता नष्ट हो रही है। ठीक है, तप्त स्थल। अब भारत में 4 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जैव विविधता के हॉटस्पॉट माने गए हैं। एक तो पश्चिमी घाट। ठीक है, दूसरा है पूर्वी घाट। जब हम भारत का नक्शा बनाते हैं तो ये जो एरिया बनता है, इस तरीके से जो नीचे का हिस्सा बनता है, तो ये जो एरिया होता है इसे हम पश्चिमी घाट कहते हैं। और ये जो एरिया इसे हम पूर्वी घाट कहते हैं। तो ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। इसके बाद भारत बर्मा क्षेत्र। ठीक है, जो इधर बनता है, इस तरीके से बंगाल के पास में जो एरिया बनता है, तो ये जो एरिया है ये भारत बर्मा क्षेत्र में आता है, यानी कि म्यांमार के पास का क्षेत्र। इसके बाद सुंडालैंड, तो ये मध्य में आता है, यानी कि मध्य प्रदेश के आसपास के एरिया। तो पेपर में कई बार आता है कि भारत में कितने हॉटस्पॉट हैं, तो 4 हैं। या इनमें से 3 विकल्प लिख देगा, एक कोई अलग से लिख देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन हॉटस्पॉट नहीं है, तो आप बता दीजिएगा कि कौन हॉटस्पॉट नहीं है। अब हॉटस्पॉट है क्या। ठीक है, तो हॉटस्पॉट क्या है कि ये समुद्र का वह क्षेत्र है। अब समुद्र की बात यहाँ की गई है, ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि केवल समुद्र में ही हॉटस्पॉट होता है। और ये हॉप स्पॉट है। ठीक है, होप स्पॉट है।
हॉट स्पॉट हो गया, होप स्पॉट है, तो ये समुद्र के क्षेत्र की बात कर रही है। ठीक है, तो समुद्र के क्षेत्र में जो जीवन विविधता पाई जाती है उसमें कितना संकट है, ये होप स्पॉट है। पहले था हॉट स्पॉट, अब है होप स्पॉट, ये याद रखिएगा। ठीक है, हॉट स्पॉट है जो वो स्थलीय एरिया के लिए, होप स्पॉट जो है वो जलीय एरिया के लिए है। तो इसमें जो क्या है, लक्षद्वीप अंडमान निकोबार को रखा गया है। ठीक है, यानी कि दो हॉट होप स्पॉट और हैं। हॉट स्पॉट कह सकते हैं लेकिन ये होप स्पॉट है। ठीक है, आईसीयू द्वारा एक ब्लू मिशन चलाया गया है जिसमें होप स्पॉट की पहचान 50 होप स्पॉटों की पहचान की गई है। इसके अंतर्गत भारत के लक्षद्वीप अंडमान निकोबार रखे गए हैं। तो आईसीयू एक संस्था है, इसका फुल फॉर्म आता है। ठीक है, अभी जब हम फुल फॉर्म या जो कुछ सारी चीजें पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे। चलिए, तो इतना। अब बात करते हैं कि जैव विविधता का संरक्षण होगा कैसे। ठीक है, तो जैव विविधता के संरक्षण को दो भागों में बांटा गया है। पहला तो है स्वस्थानीय या इन साइट। ठीक है, स्वस्थानीय का मतलब होता है कि उसी के स्थान पर, यानी कि जिस तरीके से जीव या जानवर जो भी डाइवर्सिटी जिस जगह पे वो रहता था उसी जगह पे उसका संरक्षण कर लिया जाए। इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए क्या गया कि जैवमंडल रिजर्व बनाए गए, राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए और वन्य जीव अभयारण्य बनाए गए। तो ये आते पेपर में आता है, ये तीनों दे देंगे, इनमें से कौन इनसाइट या स्वस्थानीय नहीं है। अब पेपर में यही आएगा स्वस्थानीय, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे है क्या ये चीज। इसीलिए सिलेबस बहुत जरूरी होता है कि पढ़ना, शब्द आते हैं उन शब्दों पे चर्चा होनी बहुत जरूरी होती है। तो स्वस्थानीय उसको उसके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण कर लिया जाए। जैसे मान लीजिए हिरन है, तो उसको अच्छी घास जो पेड़ पौधे वाला इलाका है उसी में ऐसी जगह में रख दिया जाएगा तो हिरन अपने से डेवलप हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं अपस्थान, इसका एक्साइट कहते हैं, एक्सिटा, इंसीटा, पता नहीं क्या लिखा है, अब क्लियर कर देंगे। ठीक है, इंग्लिश में नहीं आता है, हिंदी में ही आता है। जैव विविधता का संरक्षण अब उनके प्राकृतिक आवास से हट के किया जाए। ठीक है, हट के कैसे किया जा सकता है, मान लीजिए हिरन है, शेर है, चीता है, तो इनके क्या जीन ले लिए जाते हैं, तो जीन बैंक में इनको ये इनके सीड ले लेते हैं, स्पर्म वगैरह कलेक्ट कर लेते हैं, या इसके अलावा भी चिड़ियाघर को भी हम इसी में शामिल करते हैं। अब बात करते हैं जैव मंडल रिजर्व की। ठीक है, जैव मंडल रिजर्व में क्या है कि इसमें प्रजातियों को सीधे सीधे देखो, इसमें भारत में 18 जैव मंडल रिजर्व है, जिसमें से 10 को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। ये जो पेपर में आता है, भारत में 18 जैवमंडल रिजर्व हैं जिसमें से 10 यूनेस्को में शामिल है। ठीक है, अब जैवमंडल रिजर्व की संरचना कैसी होती है, ये ये तो हो गया सेंटर एरिया, यानी कि कोर एरिया। यहाँ पे संवेदनशील है, यहाँ पे पशु चराना, मछली मारना या कोई भी एक्स्ट्रा कोई भी काम नहीं आप कर सकते हैं। ये होता है बफर जोन। ठीक है, दूसरी लेयर जो है, इच्छा अनुसार यहाँ पे कुछ भी काम किया जा सकता है इसको। और लास्ट में है संक्रमण जोन, यहाँ पे बस्तियां कृषि कार्य अलाउ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से संरचना बनाई जाती है, यानी कोई भी जैवमंडल रिजर्व है, मान लीजिए कान्हा राष्ट्रीय पार्क है, तो उसकी संरचना इसी बेस पे बनी होगी कि जो अंदर का हिस्सा है कोर एरिया, वहां पे किसी को जाने की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, अब पहले हमने बात कर ली, अब बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। जैवमंडल रिजर्व के बारे में बात होगी, अब राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बात करेंगे। तो भारत में कुल 103 राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक दो अभी एक्स्ट्रा बन गए होंगे तो ये पता नहीं, क्योंकि ये नोट 2-3 साल पहले का है। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में अंडमान निकोबार और एमपी में है 9-9। तो पेपर में पूछा जाता है कई बार कि कौन किस राज्य में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, तो आप बताएंगे कि अंडमान निकोबार में और मध्य प्रदेश में 9-9 है। ठीक है, पहला जो भारत का राष्ट्रीय उद्यान था वो जिम कॉर्बेट था, 1936 में बना हुआ, तो उत्तराखंड में। इसका नाम पहले था हेले राष्ट्रीय उद्यान, इसमें नहीं दिया हुआ है।
लेकिन इसका पहले नाम था हेले राष्ट्रीय उद्यान, बाद में इसका नाम हुआ जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अभी राष्ट्रीय उद्यानों के ट्रिक के साथ भी याद करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है वन्य जीव अभ्यारण्य। ये छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। भारत में कुल 935 वन्य जीव अभ्यारण्य है। सर्वाधिक अंडमान निकोबार में है 96, ठीक है। थोड़ा थोड़ा अंतर होता है इनमें, वो बड़ा क्षेत्र कवर करता है, वो उससे कम, उससे ये छोटे होते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। अब ये बता दे रहे हैं, ठीक है। जब पृथ्वी का नक्शा बनाते हैं तो ये भूमध्य रेखा ऊपर कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा, इतना इस तरीके से याद कर लीजिएगा। तो उष्ण कटिबंधीय, तो ये जो एरिया है, क्योंकि इधर सूर्य की गर्मी सर्वाधिक होती है, तो ये इसके आसपास का जो एरिया होता है, तो ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन के अंतर्गत आता है। तो सर्वाधिक जीव जंतु यहीं पाए जाते हैं। ये जो एरिया है, तो ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन का एरिया, ये जो बीच का एरिया, यही सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, सर्वाधिक यहाँ वर्षा होती है। जैसे ऊपर बढ़ेंगे जैव विविधता कम होती जाएगी, जैसे नीचे जाएंगे तो भी जैव विविधता कम होती जाएगी। सॉरी, म्यूट का बटन दब गया था। तो शांत घाटी केरल में पाई जाती है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है जो आते हैं, लेकर करेंगे बाद में क्वेश्चन भी। फूलों की घाटी, तो फूलों की घाटी ये उत्तराखंड में पाई जाती है। बुलर झील, तो ये कश्मीर में पाई जाती है, ठीक है। लोकटक झील ये मणिपुर में पाई जाती है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में चेन्नई में हुई थी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का जो स्थापना है वो 2003 में चेन्नई में स्थापना हुई थी। तो जैव विविधता का आप पूछे कोई तो ये यहाँ पे स्थापित है, ठीक है। विश्व आर्द्र भूमि या नम भूमि, ठीक है, ये 2 फरवरी को मनाया जाता है, वेटलैंड डे, ठीक है। आर्द्र भूमि नम भूमि किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। नम भूमि का मतलब है ऐसी जगह जहाँ पानी की मात्रा है लेकिन कम है, मतलब कीचड़ वाला इलाका, जैसे कि नदियों और के किनारे होता है, या मोस्टली ये जो एरिया है ये पश्चिम बंगाल की तरफ है, ठीक है। तो ये हो गया जैव विविधता का। अब इसके बाद जो आता है वो आता है ग्रीन हाउस वाला। इसमें भी कुछ खास नहीं है, चलिए बता देते हैं, वीडियो हल्का सा लंबा है, कोई बात नहीं। जो ग्रीन हाउस का मतलब है कि सीधी सी बात है, इधर आपको पहले समझा देते हैं, ठीक है, खाली पेज में। देखिए ये पृथ्वी है, ठीक है। सूर्य का प्रकाश आता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में आता है, लेकिन क्या होता है कि इसके अंदर जो वायुमंडल की जो लेयर है, ठीक है, उसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई, ठीक है, अन्य कुछ गैसें होती हैं जैसे ओजोन की मात्रा बढ़ जाना, तो ये गैसें क्या करती हैं, आने तो देती हैं प्रकाश को, ठीक है, लेकिन बाहर नहीं जाने देती हैं। देखिए ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, तो इधर से प्रकाश आया तो अब इसको जाने नहीं देगा। कौन नहीं जाने देगा, ये जो लेयर बन गई है वायुमंडल में CO2 की और ओजोन की, अन्य गैसें भी है, CFC वगैरह भी है, काफी सारी गैसें हैं, ठीक है, जलवाष्प भी है। तो ये गैसें क्या करती हैं, सूर्य की जो गर्मी है या तापमान उसको जाने नहीं देती हैं, तो इससे क्या होता है कि इधर ताप की मात्रा या बढ़ जाती है पृथ्वी के अंदर। तो ताप की मात्रा बढ़ जाने से ही इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अब इधर समझ लो, ठीक है। ये ठंडे प्रदेशों में खेती करने के लिए करते थे पहले, मतलब यूरोप की साइड, ठीक है। वायुमंडल परिवर्तित सौर विकिरण
हो जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि इंफ्रारेड या CO2 या अन्य गैसों की वजह से ये बाहर नहीं जा पाता, और इससे क्या होता है कि सूर्य का ताप बढ़ने लगता है। इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इसका रीजन क्या है कि हरित गृह गैस यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली जो गैस है उनकी मात्रा बढ़ती जा रही है। ठीक है। अब कौन सी गैसें है, अभी ये नीचे लिखा हुआ है। बिजली उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा का प्रयोग, ये वाला गलत लिखा हुआ है। बिजली बिजली उत्पादन के लिए जो गैसें बढ़ती हैं उसकी वजह से वनों का विनाश होता है, तो उसकी वजह से। इसके अलावा भी कुछ जलवायु परिवर्तन है, वायु एवं वर्षा के प्रारूप में परिवर्तन, सूर्य के ताप की मात्रा में परिवर्तन, तो ये कुछ प्राकृतिक कारण है और ये कुछ मानव निर्मित कारण है। तो ये कारण हो गए। अब ग्रीन हाउस की जो प्रमुख गैसें हैं, पेपर में पूछा जाता है ग्रीन हाउस की प्रमुख गैसें कौन कौन सी हैं। तो प्रमुख सबसे पहले तो आता है CO2, मीथेन, जलवाष्प, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं इसे, ओजोन है, इसे कहते हैं सल्फर का फ्लोराइड, हेक्साफ्लोराइड है ये। ठीक है। तो ये गैसें हैं जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट्स डालती हैं सबसे ज्यादा, तो इसमें ये और ये डालती हैं। ठीक है। अब तो एक जलवायु परिवर्तन से संबंधित कुछ समझौते हुए हैं। ठीक है, कि जलवायु परिवर्तन को रोकना है तो उसके लिए समझौते हुए हैं। तो एक हुआ है रियो सम्मेलन, 1992 में हुआ। फिर क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, ये 16 फरवरी 2005 में हुआ। फिर पेरिस समझौता हुआ है। फिर भारत में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन की 8 मिशन चलाए गए। अब ये देखो, एक और सम्मेलन हुआ यह क्योटो प्रोटोकॉल, इसमें CO2 के विनाश पर जोर दिया गया। अब मीथेन क्या होती है कि नम भूमि से या जानवरों के, तो मीथेन का उत्सर्जन कोई नहीं करता। मीथेन का उत्सर्जन तो नेचुरली होता है, जैसे कहीं नम भूमि है, कोई जानवर मर गया है, तो वो अंदर दब जाता है, तो उससे मीथेन निकलती है। नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड हैं, ये तो पेट्रोल वगैरह के जलने से होता है। ठीक है, गैस जलने की वजह से होता है। अब तो ये सब होते हैं। तो ये सारे, अब जैसे लाइन से लिखा हुआ है, हेक्सा फ्लोरो 19 गैसों का समूह है। ये 19 गैसों का समूह है, जिसमें HCF23 को सुपर सुपर ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो अगर पेपर में आएगा सुपर ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं, तो HCF23 सुपर ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ठीक है। ये भूमंडलीय तापन क्षमता CO2 से, अब CO2 जितनी बढ़ाती है उससे ये 1400 गुना ज्यादा बढ़ाता है। कौन? HCF23। पर क्लोरोकार्बन HF6। तो ये सब चीजें पेपर में आता। रियो सम्मेलन कब होता है? हुआ था तो 1992 में। ठीक है। ये क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में हुआ। पेरिस समझौता 2015 में हुआ। तो ये ऐसे ही याद कर लेना है। ठीक है। अन्य गैस कौन सी है? जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पहले ये फ्रिजों में होती थी। ओजोन ओजोन अब ओजोन कहीं से नहीं आती, बस वही ऑक्सीजन का ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन जो है इसी में ऑक्सीडाइजेशन हो गया, यानी कि ऑक्सीजन का एक और पार्टिकल आके मिल गया तो O3 बना दिया। ठीक है। तो ये ओजोन कुछ नहीं है। कई सारी चीजें इनमें से ऐसी हैं जिनमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं है, जैसे मीथेन हो गया, ओजोन हो गया। ठीक है। लेकिन अब क्या इसमें सबसे ज्यादा हाथ इसका है, जलवाष्प। अब बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसों की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना थी जोसेफ फोरियर ने, पेपर में आता है जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि का मुख्य कारण है CO2। निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरती पर जीवन मतलब लाभदायक है, हानिकारक है? दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये CO2 ही है। CO2 क्या होता है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है। अगर पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे तो उनकी वृद्धि नहीं होगी, तो पैसे भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। तो CO2 दोनों
मतलब लाभदायक भी है, हानिकारक भी है। CO2 को उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान चीन का है, सबसे ज्यादा। कार्बन नेगेटिव देश किसे कहते हैं? तो कार्बन नेगेटिव देश कहते हैं भूटान में। भूटान के 70% भाग में, मान लीजिए भूटान का ये पूरा क्षेत्रफल है, तो 70% भाग में सिर्फ वन है, और बाकी बचे हुए 30% पे कोई अन्य जो जनता है रहती है। कौन सा पारिस्थितिकीय तंत्र वैश्विक तापन द्वारा पहले प्रभावित होगा? तो सबसे पहले होगा आर्कटिक और ग्रीनलैंड, यानी कि जो ये पृथ्वी का वो है नक्शा, ये जो ऊपर के एरिया है और नीचे के एरिया है, तो ये सबसे पहले प्रभावित होंगे। CO2 और सौर विकिरण के, CO2 क्या होता है कि सौर विकिरण यानी कि इंफ्रारेड है, जो सूर्य से प्रकाश उसको अवशोषित कर लेती है, तो क्या होता है उसको अवशोषित कर लेती है, तो तापमान बढ़ जाता है। मीथेन का जो स्रोत है वो धान के खेत है। कोयले की खानों से भी होता है मीथेन का स्रोत, कोयले की खानों से निकलते हैं। पशु पशुओं से निकलता है, और आर्द्र भूमि से भी निकलता है। आर्द्र भूमि या नम भूमि से सबसे ज्यादा 76% निकलती है। जुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं वो मीथेन करते हैं, यानी कि जब जानवर, ये लिखा हुआ है मीथेन इसे कहते हैं। जुगाली जानवर मुंह चलाते हैं खाना पचाने के लिए, तो उनके मुंह से मीथेन गैस निकलती है। पेपर में आते हैं सारे क्वेश्चंस। भारत की जलवायु परिवर्तन प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना 2008 में जारी की गई। हीलियम, HE का मतलब होता है हीलियम, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। CO भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑक्सीजन, आर्गन, सल्फर डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस। तो पेपर में क्या होता है कि इनमें से कोई सी भी एक गैस उधर लिख दी जाएगी और पूछेगा इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ये आप याद रखेंगे कि ये ग्रीन हाउस गैस है, नहीं है। कौन सी मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? तो काली मिट्टी जो है उसका निर्माण लावा के द्वारा होता है। सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र, तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, क्योंकि इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है। ये सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय वर्षावन में है। वायुमंडल में 99% जो गैसों का मिश्रण है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ही है। नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21% है। खाद्य श्रृंखला के परस्पर जो जाल होता है, परस्पर समूह को आपस में मिला दे तो खाद्य जाल बन जाता है। वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन आप आराम से देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। वाहनों से निकलने वाली गैसें विश्व उष्मायन के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वाहनों से निकलने वाली जो गैसें, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा ऑक्साइड होते हैं, सल्फर के, कार्बन के, तो ये सब चीजें नुकसान करती है, नाइट्रोजन के। कौन विश्व उष्मायन का प्रमुख कारण है? तो वायु प्रदूषण। विश्व में जो गर्मी बढ़ रही है उसका मुख्य कारण है वायु प्रदूषण। CNG का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, ये पेपर में आते हैं। LPG का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोल गैस। किसान का मित्र केंचुआ। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इकोलॉजी में, इथोलॉजी में, सॉरी, इथोलॉजी लिखा हुआ है, ठीक है। पेपर में इकोलॉजी है लेकिन इथोलॉजी नहीं है, तो ये याद रखिएगा। संकटग्रस्त दैत्याकार मतलब बड़ा पांडा जो था वो चीन में पाया जाता है। बस, तो इतना ये कंप्लीट हो गया पूरा। हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्रीन हाउस और ये हॉटस्पॉट वाला एरिया या जैव विविधता, ये दो दो टॉपिक एक साथ कवर किए, इसीलिए वीडियो लंबा हो गया है। और कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं जो आते हैं, तो इसी तरीके से जैसे हमने क्वेश्चन अभी किए हुए हैं इसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे लगातार, लगभग 2-2.5 हजार क्वेश्चन करेंगे, तो सारे क्वेश्चन जो आएंगे पेपर में एकदम बनेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।